हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। तो जो उत्तर भारत में राजवंश है और दक्कन के प्रांतीय राजवंश है उसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां, जिनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, इनकी याद में या इनकी स्मृति में किया था। तो जौनपुर की स्थापना किसने किया है? फिरोज शाह तुगलक ने किया है। तो जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश में जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का लड़का था फिरोज शाह तुगलक। तो ये दोनों क्या हो गए? चचेरे भाई हो गए। तो फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाने के बाद अपने मोहम्मद बिन तुगलक चचेरे भाई की याद में जौनपुर की स्थापना किया है फिरोज शाह तुगलक ने। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना था। जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य कब बना था? 1394 ईस्वी में। 1394 में ईस्वी में कौन से सुल्तान थे? महमूद शाह द्वितीय। महमूद शाह द्वितीय। तो इसका संस्थापक मलिक सरवर था। कौन था? मलिक सरवर इसका संस्थापक था। तो 1394 ईस्वी में किसका शासन चल रहा था? तो 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश था। 1290 और 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश था और 1320 से लेकर 1414 तक किसका शासन था? तो तुगलक वंश का था। तो तुगलक वंश के शासन में जौनपुर स्वतंत्र राज्य बना था और उस समय इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था मलिक सरवर, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। किस राज्य की? सरकी राज्य की। तो मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। मलिक सरवर क्या था? मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था और यही संस्थापक था जौनपुर का स्वतंत्र राज्य बसाने में। तो सरकी राज्य की स्थापना कर दिया। मोहम्मद शाह द्वितीय का दास कौन? मलिक सरवर। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क या पूर्व का स्वामी जिसे कहा जाता है। मलिक उस सर्क को हिंदी में क्या कहा जाता है? पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ये जहाँ की उपाधि प्रदान किया था। तो मोहम्मद शाह द्वितीय ने मलिक सरवर को उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि? मलिक उस सर्क, पूर्व का स्वामी या ख्वाजा ये जहाँ की उपाधि दिया था। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा है। कितने समय तक ये वहाँ पर राज किए हैं? 85 वर्ष तक। किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जौनपुर को दिल्ली का सल्तनत अंग बना लिया। तो 1479 में किसका शासन था? देखो, 1451 तक तो सैयद वंश का था, लेकिन 1451 से 1526 तक लोदी वंश आ गया था। तो लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। तो बहलोल लोदी ही शासन थे, 1479 में शासक थे। तो बहलोल लोदी ने जो सरकी वंश की स्थापना किए थे जौनपुर में, तो सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी। कौन था? हुसैन शाह सरकी। तो इसका अंत कर दिए, पराजित कर दिए कौन? बहलोल लोदी ने। और बहलोल लोदी जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिए थे। तो याद रखना है कि जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना था 1394 ईस्वी में महमूद शाह द्वितीय के शासन काल में। इनका संस्थापक मलिक सरवर था और मलिक सरवर ही सुल्तान महमूद शाह द्वितीय का दास था और वही इसकी स्थापना किया सरकी साम्राज्य का, जो कि जौनपुर में है। तो सरकी साम्राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी किसने पराजित किया? बहलोल लोदी ने 1479 में पराजित करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इब्राहिम शाह सरकी 1402 ईस्वी से 1440 ईस्वी तक था। गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार 1401 ईस्वी, जबकि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1402 ईस्वी में जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। तो जो गजेटियर ऑफ इंडिया
के अनुसार जो 1401 ईस्वी में आया था उनके अनुसार, और जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार जो 1402 में आया है, इन दोनों गजेटियर के अनुसार सरकी वंश का सबसे महान शासक इब्राहिम शाह सरकी को माना गया है। तो सरकी वंश का सबसे महान शासक इब्राहिम शाह सरकी। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली जिसे सरकी शैली कहते हैं, नवीन प्रकार की शैली आई जिसे सरकी शैली कहते हैं, इसका उदय हुआ था। उसने स्वयं सिराज हिंद की उपाधि धारण किया था। सरकी शैली की स्थापना किया इब्राहिम शाह सरकी और खुद को सिराज हिंद की उपाधि धारण किया। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई थी। जो जौनपुर की संस्कृति इब्राहिम शाह सरकी के समय में वो चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। किस नाम से? भारत का सिराज के नाम से। विद्यापति ने कीर्ति तला काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सरकी शाह का सुंदर वर्णन किया है। तो विद्यापति ने किस काव्य में किया है? जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन अपने कीर्ति कला काव्य में। किसने? विद्यापति ने। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था। तो 1420 ईस्वी में किसका भाई? अली शाह का भाई शाही खां। अली शाह का भाई था शाही खां, नाम था उसका शाही खां, लेकिन वो कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था जैनुल आबेदीन के नाम से। जैनुल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था 1420 ईस्वी में। कौन? अली शाह का भाई शाही खां। वह कश्मीर का सबसे महान शासक था। कौन? शाही खां या जैनुल आबेदीन। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। किससे? मुगल का बादशाह अकबर से। उसने जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या को निषिद्ध कर दिया था। कौन? शाही खां या जैनुल आबेदीन कश्मीर का जो सुल्तान था। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया। महाभारत और राजतरंगिणी का। वूलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण जैनुल आबेदीन ने ही कराया था। तो जम्मू कश्मीर में वूलर झील है, उसी वूलर झील में एक द्वीप है। द्वीप का मतलब होता है बीच में स्थान, जगह, जमीन और चारों तरफ उसके पानी, उसको द्वीप कहा जाता था। तो उस द्वीप का नाम जैना लंका रखा था। कौन? जैनुल आबेदीन ने। जैनुल आबेदीन ने जैना लंका रखा था उस द्वीप का नाम। तो जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण जैनुल आबेदीन या शाही खां ने कराया था। शाही खां कौन था? अली शाह का भाई। 1420 ईस्वी में कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था शाही खां या जैनुल आबेदीन, अली शाह का भाई। जैनुल आबेदीन 1420 से 70 तक इसका शासन चलता है। को धार्मिक सहिष्णुता तथा अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ये कश्मीर का अकबर, इसके अच्छे कार्यों के लिए इसे जैनुल आबेदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खान ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित कर लिया। देखो 1420 में से लेकर 1470 तक जैनुल आबेदीन शासक था कश्मीर का, लेकिन 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खां इसका वास्तविक नाम है, लेकिन ये गुजरात का सुल्तान बना था सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से। इसने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित कर उसकी राजधानी धार पर भी अधिकार कर लिया था। कौन? सुल्तान मुजफ्फर शाह या जफर खां। जफर खां को ही गुजरात के युद्ध के समय भेजा गया था, गुजरात के युद्ध में। तो ये जफर खां सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का सुल्तान बना था और मालवा का शासक हुसंग शाह को पराजित करके उसकी राजधानी पर भी अधिकार कर लिया, किंतु बाद में उसने उसका राज्य वापस कर दिया था। किसका? शासक हुसंग शाह की राजधानी को। जफर खां जो अपना नाम क्या रखा था? सुल्तान मुजफ्फर शाह। 1458 ईस्वी में फतेह खां सिंहासन पर बैठा था। उसने अबुल फतेह महमूद की उपाधि धारण की थी। तो 1458 ईस्वी में फतेह खां गद्दी पर बैठा और अपने खुद को कौन सी उपाधि दिया? अबुल फतेह महमूद। परंतु इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात हुआ। इतिहास में उसको महमूद बेगड़ा कहा गया। इसकी मुख्य वजह विजय चंपानेर गिरनार के दृढ़ किलों की थी। तो चंपानेर को जीता था, गिरनार के किले को भी जीता था। कौन? फतेह खां। फतेह खां को कौन सी उपाधि दिया गया था? अबुल फतेह महमूद। दक्कन के आमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो दक्कन के आमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप, कौन सा विद्रोह हुआ था? अमीरान ए सादाह। इस विद्रोह का जो परिणाम हुआ, परिणाम ये मिला कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था तुगलक वंश में, इसके अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई 1336 में नहीं, 1347 से। तो किसने किया था? जफर खां। जफर खां, इसको हसन गंगू 1347 से 1358 तक था, नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाल दी। तो किस उपाधि से ये धारण किया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1347 में। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। ये नवीन साम्राज्य की राजधानी बनी तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा गया। गुलबर्गा का नाम क्या रखा गया? अहसानाबाद। अपने साम्राज्य के शासनकाल के लिए उसने चारों तरफ अथवा प्रांतों में विभाजित किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। तो अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने चारों तरफ अथवा प्रांतों में विभाजित कर दिया। तो क्या क्या नाम था? गुलबर्गा जो इसकी राजधानी थी, बाद में अहसानाबाद नाम रखा, दौलताबाद, बरार और बीदर। तो बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य कौन कौन से हैं? चलिए इसको देखते हैं। तो एक राज्य संस्थापक और राजवंश। तो बरार में कौन सा? बरार की संस्थापक कौन थे? फतेहुल्ला इमाद शाह। कौन थे? फतेहुल्ला इमाद शाह। इसके राजवंश कौन थे? इमाद शाही वंश। तो देखिए संस्थापक के ही नाम से राजवंश का नाम रखा गया है और राज्य ही अलग है, बाकी संस्थापक और राजवंश से रिलेट हो रहा है। तो बरार के संस्थापक कौन थे? इमाद शाह। राजवंश कौन था? इमाद शाही वंश। तो बरार को कैसे रिलेट करेंगे? देखो बरार और फतेह। फतेह क्या किया जाता है? बार बार जब तक जीत नहीं लिया जाता वहाँ पर फतेह करना होता है। तो फतेह बार बार से बरार। बीजापुर राज्य के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। इनका राजवंश था आदिल शाही वंश। तो बीजापुर में यूसुफ रहते थे, बीजापुर में यूसुफ रहते थे, ऐसे याद कर लेंगे। बीजापुर में यूसुफ वास्तव में रहते थे। तो इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह हैं और इनका राजवंश है आदिल शाही वंश। अहमदनगर, मलिक अहमद। देखो यहाँ पर अहमद राज्य में लगा है और इनके संस्थापक में ही भी राज अहमद लगा है। तो अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद और निजाम शाही वंश इनका क्या है? राजवंश है। देखो इनका राजवंश अलग हो गया है, इन दो नामों से रिलेट नहीं हो रहा है। तो कैसे याद रखेंगे? जैसे मलिक अहमद कहा जा रहा है तो वैसे निजाम अहमद भी नाम होता है, तो इसे रिलेट कर लेंगे याद करने के लिए। गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक है। देखो गोलकुंडा, कुंडा क्या होता है? गोल गोल कुआं होता है ना। तो कुली कुतुब शाह और कुतुब शाही वंश। तो कुली भी क्या करते हैं? कुली भी स्टेशन के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं ना, सामान ढोने के लिए। तो ऐसे रिलेट कर लेंगे याद करने के लिए। तो गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह है। गोल गोल क्या होता है? कुंडा होता है, या गोल गोल कुली घूमते हैं ना सामान ढोने के लिए। तो कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक और कुतुब शाही राजवंश। बीदर के संस्थापक हैं अमीर अली बरीद। देखो बीदर और बरीद थोड़ा सा अपोजिट लिखा हुआ है ना, बीदर और बरीद, लेकिन रिलेट तो हो जाएगा। तो बीदर के संस्थापक कौन थे? अमीर अली बरीद। और बरीद शाही इनका राजवंश भी है। तो ये सारे राज्य संस्थापक और राजवंश हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। तो बीजापुर का संस्थापक कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। देखो बीजापुर का कौन था संस्थापक? यूसुफ आदिल शाह। लेकिन जो बीजापुर का एक शासक और थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उससे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करता था। उसके ऐसे उदारता के कारण बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु वहाँ की जनता कहती थी।
गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता था इसलिए कि ये गरीबों की सहायता करता था। कौन? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। बीजापुर का शासक कौन? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताब-ए-नौरस की रचना की है। हिंदी में एक संगीत संग्रह का इन्होंने रचना किया है, उसका नाम है किताब-ए-नौरस। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। उसी के काल में फरिश्ता ने तारीख़-ए-फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना भी पूरी की थी। तो फरिश्ता ने कौन सी ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी? तारीख़-ए-फरिश्ता। इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। तो इब्राहिम ने क्या किया था? नौरसपुर नगर की स्थापना किया था इब्राहिम ने, और अपनी राजधानी भी बना लिया नौरसपुर को। तो बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद के नाम से विख्यात है। तो मोहम्मद आदिल शाह, बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा किस नाम से विख्यात है? गोल गुम्बद के नाम से। यह भारत की विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुम्बदों में से एक है। पूरे विश्व में विशाल गुम्बदों में से एक है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, जिसका नाम है गोल गुम्बद। गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया था। गुजरी महल को किसने बनवाया था? राजा मान सिंह ने। मन देखो कैसा होता है, मन गूंजता रहता है, इसे रिलेट कर लेते हैं याद रखने के लिए। मन गूंजता रहता है तो गुजरी, मन से राजा मान सिंह तोमर। 1510 ईस्वी में बनवाया था गुजरी महल को राजा मान सिंह ने। वर्तमान में गुजरी महल को संग्रहालय के रूप में दर्जा दिया गया है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया था। तो जौनपुर नगर को फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में स्थापित किया था। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना था। किसके सुल्तान? कौन से सुल्तान थे? महमूद शाह द्वितीय। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जो कि महमूद शाह द्वितीय का गुलाम था या दास था। इसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क या पुर का स्वामी या ख्वाजा ये जहाँ की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्नांकित में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो सरकी सुल्तानों के शासनकाल जो जौनपुर है उसको कहा जाता है। तो इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक थे। तो जौनपुर में सरकी वंश का चल रहा था, तो सरकी वंश का सबसे महान शासक इब्राहिम शाह सरकी थे। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसे शासन काल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सरकी शैली कहा जाता है, इब्राहिम शाह सरकी ने प्रस्तुत किया था सरकी शैली को। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गई और उनमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। तो जो साधारण प्रकार की मीनारें हटा दिया गया है इस शैली में, सरकी शैली में, जिससे हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। उसने स्वयं सिराजे हिंद की उपाधि धारण किया इब्राहिम शाह सरकी ने, और उसके समय में जौनपुर की संस्कृति चारों तरफ विख्यात हो गई और जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से विख्यात हो गया। स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह था अंतिम शासक। और सबसे महान कौन था? सबसे महान था इब्राहिम शाह सरकी, सबसे महान था। और सबसे अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। तो हुसैन शाह को किसने पराजित किया था? चलिए भी आगे पढ़ते हैं। तो जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। तो जौनपुर में स्वतंत्र रूप से सरकी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मलिक सरवर ने किया था 1394 ईस्वी में। तो सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्ष से स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ शासन किए हैं और 1479 ईस्वी में लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी ने इसके अंतिम शासक जो हुसैन शाह सरकी थे इनको पराजित करके जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में का अंग बना लिया। कौन? बहलोल लोधी ने हुसैन शाह सरकी का अंत कर दिया। हुसैन शाह सरकी
सरकी वंश का अंतिम शासक था और जौनपुर को पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहा जाता है। अगला है कश्मीर का शासक, जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, जैनुल आबेदीन। 1320 ईस्वी में अली शाह का भाई है शाही खां। अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था 1420 ईस्वी में। वह कश्मीर के सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। इसकी जैनुल आबेदीन की। जैनुल आबेदीन का वास्तविक नाम शाही खां। शाही खां किसका नाम भाई था? अली शाह का, जिसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। कौन? जैनुल आबेदीन ने। ऐसा करने वाला यह प्रथम शासक था। गौ हत्या को रोक लगा दिया। अपने समय में महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया। किसका? महाभारत का कराया, दशावतार का और राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। उत्तम सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा है। तो कश्मीर का इतिहास कश्मीरी भाषा में किसने लिखा है? उत्तम सोम पंडित। कश्मीर में पंडित रहते थे। उत्तम सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा है। जैन प्रकाश और जैना विलास नामक ग्रंथ की इसी के समय में लिखे गए हैं। कौन सा ग्रंथ? जैन प्रकाश और जैना विलास। नेक्स्ट है, किस शासक के सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? तो जैनुल आबेदीन कश्मीर का सुल्तान था। कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए विचार करते हैं। जैनुल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में कौन शामिल है, ये बताना है। बुर्ज है, बौद्ध पड़ो गांव से समानता भी है और फारसी शैली भी है। तो तीनों है। इसमें बुर्ज भी है, बौद्ध पड़ो गांव से समानता भी रखता है कश्मीर की जामा मस्जिद, और फारसी शैली भी है। तो 1, 2, 3 इसका तीनों आंसर हो जाएगा। तो सिकंदर बुत किसन द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी में कराया गया था। तो किसके द्वारा कराया गया था? सिकंदर बुत किसन के द्वारा, जिसके बाद जैनुल आबेदीन द्वारा और विस्तारित कर दिया गया। मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज, फारसी शैली तथा बौद्ध पड़ो गांव की समानता, ये सभी शामिल है। तो श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी में सिकंदर बुत किसन के द्वारा श्रीनगर में कराया गया। लेकिन पूरा किसने कराया या और विस्तार किसने कराया? तो जैनुल आबेदीन ने कराया था। यहाँ पर बुर्ज, फारसी शैली, बौद्ध परंपरा तीनों मिलता है। कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो जो मुनि जिन विजय सूरी हैं, ये राणा कुंभा के दरबार में नहीं थे। मुनि जिन विजय सूरी। तो जैन विद्वान मुनि जिन विजय सूरी अकबर के दरबार से संबंधित थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी नाथा तथा टिल्ला भट्टा कुंभा के दरबार से संबंधित थे। तो मुनि जिन विजय किसके दरबार में थे? अकबर के। और मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्टा ये कहाँ थे? कुंभा के दरबार में थे। बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। एक तरफ शासक और राज। तो राणा हमीर मेवाड़ राज्य के थे शासक, सही है। राणा चुंडा मारवाड़ के शासक थे। मलिक राजा फारकी खानदेश के थे। मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा के नहीं थे। ख्वाजा जहां कहाँ के थे? सुल्तान जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 से 1479 तक ये रहा है। मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था जौनपुर। इस सल्तनत में सरकी राजवंश का शासक था। इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में ख्वाजा ये जहां या मलिक सरवर द्वारा किया गया था। ख्वाजा ये जहां मलिक सरवर द्वारा जौनपुर की स्थापना किया गया था। मलिक सरवर या ख्वाजा ये जहां जौनपुर की स्थापना किया गया था। बताना है कौन सा सही सुमेलित है। मध्यकालीन भारतीय राज और वर्तमान क्षेत्र। तो देखो चंपक इस समय कहाँ पर है? चंपक मध्य प्रदेश, मध्य भारत में है क्या? नहीं है। दुर्गर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, सही है। चंपक मध्य भारत में नहीं है। पुतुल मालाबार में नहीं है। जिसका केवल 2 आंसर हो जाएगा। दुर्गुर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंपक या चंबा तथा कुलूत या कुल्लू का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, जिसे कुरनूल कहा जाता है। चंपक या चंबा या कुलूत या कुल्लू मनाली कहा जाता है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। दुर्गुर कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। चंपक, दुर्गर और कुलूत राजपूतों से संबंधित है। चंपक, कुलूत और दुर्गर ये जो जम्मू में, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में, ये तीनों में राजपूत संबंधित है। इन तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज्य है। पाल जो है
संघर्ष हुआ था, प्रतिहार का हुआ था, राष्ट्रकूट हुआ था, कि पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था। पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के पतन के परिणाम स्वरूप इसका स्थापना हुआ। बहमनी राज्य की संस्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन ने किया था। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो किस विद्रोह का परिणाम था बहमनी साम्राज्य का उदय? तो ये था दक्कन के अमीरान ए सादाह का विद्रोह हुआ था। उसके परिणाम मिला ये कि अलग से बहमनी राज्य की साम्राज्य की स्थापना हो गई तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम दिनों में। तो जफर खां हसन गंगू, जिसे हसन गंगू कहा जाता है, जफर खां जिसे हसन गंगू कहा जाता है, 1347 से 1358 तक ये था, नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। तो जफर खां या हसन गंगू कौन सी उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये इनकी उपाधि है। तो इन्हीं इसी उपाधि के नाम पर 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाल दी। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। किसको? गुलबर्गा को। बाद में इसका नाम बदलकर एहसानाबाद रख दिया। अपने साम्राज्य के शासन के लिए इसे चारों तरफ अपने प्रांत विभाजित कर दिए। प्रांत का नाम था, देखो बा से दो है, बरार और बीदर, और गुलबर्गा और दौलताबाद। तो चार हो गए। गुलबर्गा को तो अपनी राजधानी बनाया था, बाद में एहसानाबाद नाम रख दिया। दौलताबाद वर्तमान में महाराष्ट्र में है, ये भी इसका क्षेत्र था। बरार और बीदर भी था। प्रत्येक प्रांत एवं शासक के अधीन था। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। 4 प्रांत थे, चारों एक ही शासन के अंतर्गत था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। गुलबर्गा सबसे इम्पोर्टेंट था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया। दक्षिण के हिंदू शासकों को क्या कर लिया? अपने मतलब कि अधीन कर लिया। अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ कर दिया हसन गंगू ने। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दे दिया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन शाह थे। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में बहमनी की स्थापना हुई थी। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गुलबर्गा थी, जिसका नाम एहसानाबाद बाद में कर दिया गया। और दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? हसन गंगू था। हसन गंगू। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 14वीं सदी में। 14वीं सदी में स्थापित हुआ था। तो 1347 में स्थापित हुआ तो 14वीं सदी ही है। किस नाम से ये स्थापित किया था? बहमनी साम्राज्य की नींव डाला था। ये कौन सी उपाधि हसन गंगू लिया था? हसन गंगू या जफर खां? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। आदिल शाही। तो आदिल शाही इस तरफ क्या दिया ऊपर देखते हैं। हाँ, सुमेलित करना है। तो आदिल शाही बीजापुर है, और कुतुब शाही क्या है? कुतुब शाही गोलकुंडा है। निजाम शाही क्या है? निजाम शाही है अहमदनगर। सरकी शाही जौनपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना किसने किया था? यूसुफ आदिल शाह ने। कुतुब शाही की वंश की स्थापना गोलकुंडा में हुई थी, कुली कुतुब शाह ने की था। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने किया था। सरकी शाही वंश राजवंश की में जौनपुर में शासन किया था। इस वंश की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजड़े ने किया था। मलिक सरवर क्या था? एक हिजड़ा था। मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह थे। तो बीजापुर का शासक था इब्राहिम आदिल शाह। ये क्या थे? ये जो निर्धन थे उनकी सहायता करता था। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगतगुरु और गरीबों की सहायता करने की करता था, इसलिए इसको अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता है। किसको? बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक है? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ही है। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ही किताबे नौरस पुस्तक का लेखक है। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। इन्होंने किताबे
किताब ए नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखा है। किस भाषा में? दक्कनी भाषा में। और ये दक्कन का था भी। बीजापुर कहाँ है? दक्कन में है। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ, ये बताना है। तो अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था? तो चलिए देखते हैं। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास कर दिया गया। तो अहमदनगर का जो अंतिम शासक था हुसैन शाह था। तो हुसैन शाह को अहमदनगर में को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और इसको आजीवन कारावास दे दिया गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो शाहजहाँ ने छलबल किया था। शाहजहाँ के छलबल से अहमदनगर पर अधिकार किया गया तथा निजाम शाही सुल्तान हुसैन निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया। कौन? शाहजहाँ। निजाम शाही सुल्तान हुसैन निजाम शाह को बंदी बना करके 1632 ईस्वी में शाहजहाँ ने महामद खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी तथा अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपये घूस देकर दौलताबाद दुर्ग को प्राप्त कर लिया था। तो किसको इन्होंने घूस दिया था? दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए अहमदनगर का वजीर था, वजीर फतेह खां। वजीर मतलब प्रधानमंत्री। तो अहमदनगर को तो पहले ही अहमदनगर के शासक जो हुसैन निजाम शाह थे उनको बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में नज़रबंद रखा था। और फिर अहमदनगर के जो वजीर थे फतेह खां, उनको 10,50,000 का घूस दे करके दौलताबाद दुर्ग को भी जीत लिया शाहजहाँ। दौलताबाद दुर्ग का पतन अहमदनगर राज्य का पतन था। दौलताबाद दुर्ग का पतन अहमदनगर राज्य का पतन था। अहमदनगर राज्य का पतन पहले कर दिया था शाहजहाँ, उसके चलते दौलताबाद दुर्ग का भी पतन हो गया। सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। किसने मिलाया? शाहजहाँ ने मिलाया। जो सुमिलित नहीं है उसको बताना है। बाज बहादुर मालवा का था। कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये नहीं है। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था। कहाँ का था? बीजापुर का, ना कि अहमदनगर का। तो जबकि बाज बहादुर मालवा का था। बाज बहादुर कहाँ का था? मालवा में। कुतुब शाह गोलकुंडा एवं सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का था। तो कुतुब शाह कहाँ का था? गोलकुंडा का। और सुल्तान मुजफ्फर शाह कहाँ का था? गुजरात का शासक था। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद कहा जाता है। दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। तो हैदराबाद से 7 मील दूर है पश्चिम दिशा में। कौन? जहाँ पर पहले बहमनी वंश हुआ करता था। तो बहमनी वंश की राजधानी क्या थी? गोलकुंडा थी। गोलकुंडा थी बहमनी वंश की राजधानी। तो वहाँ के खंडहर फैले हुए हैं आज भी। यह देवगिरी के यादवों तथा वारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में भी रहा है। देवगिरी में यादव रहते थे और वारंगल के काकतीय नरेश बोले तो वारंगल के काकतीय नरेश मतलब राजा, यहाँ पर इनका भी अधिकार रहा था। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस युग में यह हीरे के लिए प्रसिद्ध था। कौन? गोलकुंडा। गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध था? हीरे के लिए। गोलकुंडा को किसने कुतुब शाही वंश का अंत किया था? तो औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित है ये बताना है। काकतीय, देवगिरी, होयसल, द्वार समुद्र, ये राइट है। यादव, वारंगल, ये नहीं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, ये सही है। जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल तथा यादवों की राजधानी देवगिरी है। यादवों की राजधानी क्या है? देवगिरी। और काकतीय वंश की राजधानी क्या है? वारंगल। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल। पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी कोरकई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? अभी हम लोगों ने पढ़कर आया कि द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? होयसल की। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? होयसल की। और यादव वंश की राजधानी देवगिरी। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। काकतीय की वंश की राजधानी वारंगल और पांड्य वंश की राजधानी कोरकई थी। बाद में मदुरा बनाया गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो बताना है पल्लव वंश की राजधानी, क्योंकि यादवों की राजधानी क्या थी? देवगिरी, है ना। और काकतीय की राजधानी वारंगल थी, अभी हम लोगों ने पढ़कर आया।
और पांड्य की राजधानी क्या थी? पांड्य की राजधानी थी, अभी हम लोगों ने पढ़ कर आया कि कोरकैया मदुरा था। कोरकैया मदुरा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदुरा। बचा एक पल्लव। पल्लव की राजधानी क्या हो जाएगी? कांची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो होयसल हलेबीड और बलेरू में। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। वर्तमान नाम इसका हलेबीड है। होयसल का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। इसकी ख्याति इसके स्थापत्य की विरासत के कारण है। इसकी ख्याति या प्रसिद्धि किसके लिए? ये स्थापना की बहुत सारी चीज़ स्थापित किए गए हैं, इसके लिए ये जानी जाती है होयसल। होयसल का वास्तविक नाम वर्तमान में हलेबीड है। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। हलेबीड के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। कौन सा मंदिर? होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर। यह मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी का है। होयसल काल में निर्मित चिन्नाकेशव मंदिर बेलूर में अवस्थित है। होयसल काल में निर्मित चिन्नाकेशव मंदिर कहाँ? बेलूर में। इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने किया था। तो चिन्नाकेशव मंदिर बेलूर में है, कर्नाटक के बेलूर में है। चिन्नाकेशव मंदिर किसने बनवाया था? विष्णुवर्धन ने बनवाया था। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हलेबीड है। क्या है? हलेबीड है। किस स्मारक में वह गुम्बद है जो संसार के विशालतम गुम्बदों में से एक है? तो गोल गुम्बद, बीजापुर। तो बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा को गोल गुम्बद कहा जाता है। यह भारत की विशालतम ऐतिहासिक भवन है। सबसे बड़ा ऐतिहासिक भवन कौन है? आदिल शाह का मकबरा। बीजापुर के शासक आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद, ये भारत का सबसे विशाल ऐतिहासिक भवन है और ये विश्व के सबसे विशाल गुम्बदों में से एक गुम्बद है। बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद। इसका बाएं भाग देखने में एक प्याले की भांति लगता है। इसके प्रत्येक कोने में कंगूरों की व्यवस्था है। किसकी है? कंगूरों की व्यवस्था है प्रत्येक कोने में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही सुमेलित करके उत्तर देना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो गोल गुम्बद किसका है? मोहम्मद आदिल शाह, बीजापुर का शासक मोहम्मद आदिल शाह। तो अष्टभुजीय मकबरा किसका है? तो अष्टभुजीय मकबरा किसका है? तो ये बलबन का है अष्टभुजीय मकबरा। अष्टभुजीय मकबरा, तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 का 2। तो 1 सेकंड, डी का 2 आंसर क्या है? हाँ, 4 का 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अष्टभुजी मकबरा किसका है? तो अष्टभुजी मकबरा जो है, हाँ, दोहरा गुम्बद किसका है? दोहरा गुम्बद है सिकंदर लोदी का। दोहरा गुम्बद सिकंदर लोदी का है। अष्टभुजी मकबरा किसका है? तो अष्टभुजी मकबरा है शेर शाह सूरी का। और सत्य मेहराबीय मकबरा किसका है? ये बलबन का है। मेहराब वाला सबसे पहले मेहराब किसके मकबरे में बना? बलबन में, बलबन के मकबरे में। और गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह। तो दोहरा गुम्बद सिकंदर लोदी वही है जो आगरा बसाया था लोदी वंश में। तो इसका कैसा मकबरा है? दोहरा गुम्बद है, दोहरा गुम्बद का मकबरा है। अष्टभुजी मकबरा, 8 भुजा किसके मकबरे में? शेरशाह सूरी के। और मेहराब वाला मकबरा बलबन का है और गोल गुम्बद आदिल शाह। तो इसका बी आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांडू में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था? तो मांडू कहाँ है? मांडू जम्मू कश्मीर में है। तो मांडू में जहाज महल एक लोकप्रिय स्मारकी इमारत है। इस मंडल का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। तो मांडू में स्थित है जंतर मंतर। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। मांडू में कोई जंतर मंतर नहीं है बल्कि जहाज महल है। तो मांडू में क्या है? जहाज महल है। तो मांडू में जहाज महल जो है, इसकी स्थापना किसने कराया था? गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। यही कारण है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरसित या डिलीट कर दिया था, इसलिए कि मांडू में जंतर मंतर नहीं है। जंतर मंतर दिल्ली में है। तो मांडू में क्या है? जहाज महल। किसने स्थापना कराया था इस महल का? गयासुद्दीन
खिलजी ने कराया था। मांडू के जहाज महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था, अभी हम लोगों ने पढ़कर आया। गुजरी महल को किसने बनवाया था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मन क्या है, गूंजता रहता है मन में कुछ न चीज़, तो मन से मान सिंह। तो गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया था। स्थापत्य के क्षेत्र में एक अद्भुत नमूना है। क्या? गुजरी महल बहुत अद्भुत नमूना है। राजा मान सिंह एक महान विजेता भी थे। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। अदीन मस्जिद मांडू में है, क्या? गलत है। मांडू में क्या है, हम लोगों ने अभी पढ़ कर आया है। मांडू में क्या है, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है, दाखिल दरवाज़ा गोंड में है, तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में है। तो देखो, मांडू में हम लोगों ने पढ़ा था जहाज महल, तो मांडू में क्या है, जहाज महल है, ना कि अदीना मंदिर। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। लाल दरवाज़ा कहाँ है? जौनपुर में है। दाखिल दरवाज़ा, दाखिल जैसे कहो ना, दाखिल हो रहे हैं गुंडे दरवाजे से, तो गोंड, गुंडे से गोंड, दाखिल दरवाज़ा का है गोंड में। तीन दरवाज़ा का है अहमदाबाद। अहमदाबाद को इससे याद रख लेंगे कि अहमदाबाद में 3 भाषा छुपा है, अहम संस्कृत, द इंग्लिश, बाद हिंदी। तो 3 सब भाषा है और 3 दरवाज़ा भी, तो कहाँ हो जाएगा? अहमदाबाद में। तो पश्चिम बंगाल के पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद जामा मस्जिद एक प्रसिद्ध भावना शेष है। तो अदीना मस्जिद कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। इसको जामा मस्जिद भी किया जाता है, कहा जाता है। 1360 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह, जो शासन किए हैं 1358 से 90 तक, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। अदीना मस्जिद या जामा मस्जिद का पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के पंडुआ में है ये। इस मस्जिद में 400 गुम्बद है, एक गुम्बद नहीं 400 गुम्बद है, और एक वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र है। तो ये 400 गुम्बदें हैं तथा एक ही वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की ये कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टता दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इसमें कई भाग पुराने हिंदू मंदिर एवं महलों के अवशेष मिलते हैं। तो ये किसका मकबरा है? सिकंदर शाह का कब्र है पश्चिम बंगाल में, जिसे अदीना मस्जिद या जामा मस्जिद कहा जाता है। इसमें 400 गुम्बद है। 1360 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के पंडुआ में इसकी स्थापना हुई थी। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे दक्षिण भारत के पोलीगार। तो पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी। पोलीगार क्या एक सामंतवादी उपाधि थी, जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के वर्ग के लिए प्रदान की गई थी। तो पोलीगार क्या है? सामंतवादी उपाधि है, जो दक्षिण भारत के जो नायक शासक होते थे, अच्छा काम करते थे, उनको पोलीगार उपाधि दिया जाता था। और ये 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान ये पोलीगार नियुक्त किए गए हैं। किस क्षेत्र में? क्षेत्र की प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक के एक वर्ग को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।